this is your social guru Dalika Sarwal from Exemplar Point and today we are discussing some very important topics. ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? ओल्ड रिजाइन. ओल्ड का मतलब पुराना और रिजाइन मीन्स जो चलता आ रहा है. डेमोक्रेसी है इस कंट्री में? क्या लोगों को बोलने का राइट है फ्रांस में? उस टाइम पे राइट था लोगों को? था? नो मैम. तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या चलता था? मोनार्की. जिसको तो मोनार्ची मोनार्ची कह रहे थे ना, मोनार्की चलता था वहाँ पे. क्या चलता था? मोनार्की. तो यही मोनार्की क्या है वहाँ पे? ओल्ड रिजाइन. क्योंकि ये क्या करते आ रहा है, ये कंट्री में चलते आ रहा है. क्या चलते आ रहा है? मोनार्की. अब देखो ना, किंग लुइस 16 रूल कर रहा है. तो इसका मतलब उसके एंसेस्टर्स भी रूल करते आ रहे होंगे, उसकी पूरी डायनेस्टी रूल करती आ रही होगी. कौन सी डायनेस्टी थी? बर्बन डायनेस्टी रूल करती आ रही थी. तो ओल्ड रिजीम का मतलब क्या है? बर्बन उसके खानदान का वो था. हाँ, उसकी डायनेस्टी का नाम था. घराना यादव जी. ठीक है, चलिए. मोनार्की मीन्स ओल्ड रिजाइन. अगर कहीं डिक्टेटरशिप चलती आ रही है तो वहां पे ओल्ड रिजाइन क्या होगा? डिक्टेटरशिप. अगर कहीं डेमोक्रेसी चलती आ रही है तो वहां क्या होगा? कौन है बाहर? ठीक है, तो समझ में आ गया. जब आप एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे तब वहां पे आपको पहला पॉइंट समझ में नहीं आएगा कि ओल्ड रिजाइन क्या होता है. तो इसीलिए इतना घुमा फिरा के आपको समझाएगा. ठीक है, आप समझ में आ गया 2 वर्ड में कि ओल्ड रिजाइन क्या है. ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं फटाफट से. यहाँ पे देख लो, मीनिंग सारी चीजें हैं. टू अंडरस्टैंड प्रिविलेज फ्रेंच सोसाइटी, ये तुम लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी. टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस, ये तुम लोग पढ़ोगे. और सबसिस्टेंस क्राइसिस, ये भी बहुत सारी चीजें मैं बहुत तोड़ तोड़ के समझाऊंगी. मैं बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कनेक्ट कर दूंगी. पहले ये बताओ, इतना समझ में नहीं आया कि नहीं आया कि ये इतना बड़ा रिवोल्ट यहाँ पे क्यों हो रहा है? ठीक, समझ में आ रहा है? पक्का? चल देखो, तुम्हारा फेवरेट चीज भी है टैक्स. ठीक है, तुम लोग बहुत परेशान हो, मैम टैक्स नहीं बता रही. ऐसा क्या है इस टैक्स में कि मैम बताएंगे? मैम बताएंगे, चिंता मत करो. रीजंस क्या है बेटा? फ्रेंच सोसाइटी में किसके पास है ये तीनों पावर्स? नोबिलिटी और क्लर्जी. बस इतना ध्यान रखो. ओल्ड रिजीम क्या चलते आ रहा है वहां पे? मोनार्की चलता है. और क्या क्या चलते आ रहा है? देखो, राजा का रूल चलते आ रहा है. तो राजा क्या करता है? राजा सबसे क्या करता है? फ्यूडल सोसाइटी भी बोलते हैं हम इसको. ओल्ड रिजाइन का मतलब वहां पे मोनार्की चलते आ रहा है. ठीक है, बिफोर 1789. ठीक है, अब डेट आई, आज पहली बार क्लास में डेट आई 1789. ठीक है, फ्यूडल सोसाइटी क्या लेती है लोगों से? टैक्स. क्या लेती है? फीस लेती है, टैक्स लेती है. अब ये जो टैक्स है ये किसको देने पड़ते हैं? किसको देने पड़ते हैं? और अच्छा, नोबिलिटी को देने पड़ते हैं टैक्स. थर्ड एस्टेट नोबिलिटी टैक्स लेता है और थर्ड एस्टेट टैक्स लेता है. वेरी गुड. ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब, तुम्हारा कहने का मतलब ये है, अगर मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करूं कि जैसे व्हाट्स नेम अनिका. अगर अनिका का जन्म जो होता है वो हो जाता है नोबिलिटी, तो क्या उसको टैक्स देने पड़ेंगे? निशा का जन्म हो जाता है क्लर्जी. दिशा, अच्छा सॉरी, दिशा का जन्म होता है क्लर्जी फैमिली में, तो क्या उसको टैक्स देने? यादव जी का जन्म हुआ है थर्ड एस्टेट में, तो क्या उनको देने? टैक्सेस देने. तो इसका मतलब it is based on the tax system or the feudal system is based on the beta privileges by birth. privileges का मतलब जो birth से ही आपको मिल जाता है, जो राइट्स आपको birth से ही मिल जाते हैं. ठीक है, ज्योमेट्री टूट जाएगी तो कराटे कर रहे हैं चिन्ह से ज्योमेट्री तोड़ के दिखाएगा. हाँ, सीधा बैठो, सीधे स्ट्रेट. हाँ, ये हुई ना बात. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, चलो अच्छा लगता है स्ट्रेट बैठे. मैं ऐसे पढ़ाऊंगी तो कैसा लगेगा तुम लोग? हाँ, चलो. तो फ्यूडल सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिविलेजेस, सुविधाएं बाय. तुम्हें बचपन से क्या सुविधाएं मिली? कुछ नहीं मैम, बस पढ़ने को ही बोला जाता है, ऐसा कुछ है नहीं. तो तुम्हें बचपन से यू आर प्रिविलेज्ड किड्स. तुम्हें स्कूल मिला, हैप्पीनेस मिली, पैसे मिले, सब कुछ मिला. एवरीथिंग, फूड, शेल्टर, एवरीथिंग. और तो फोन भी मिला है, गेम्स भी मिले, सब कुछ मिला. ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम किसके ऊपर बेस करता है? प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ.
चलो इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये तो तुमने पढ़ लिया 15th सेंचुरी से ही मेरे बच्चों थर्ड 3 एस्टेट्स बटा हुआ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कब से बटा हुआ है? कब से? और यहाँ कौन से डेट की हम बात कर रहे हैं? डेट्स क्लियर, समझ में आ रहा है? इवेंट कनेक्ट हो गया तो डेट्स कनेक्ट हो गई। अगर सिर्फ डेट्स कनेक्ट करती, 15वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था, फिर 79 में ऐसा हुआ था, कहते हैं मैम क्या, ये आप क्या बोल रहे हो मैम, हमको कुछ समझ नहीं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट द इवेंट्स फ्रॉम द डेट्स। चलिए इसके बाद या डेट्स फ्रॉम द इवेंट्स। चलो भाई ये तो तुम लोग पढ़ चुके हो। लो आ गया तुम्हारा फेवरेट। ठीक है, चल आ गया तुम्हारा फेवरेट। चल देखिए बेटा, the members of the first two estate enjoyed certain privileges by birth। पैदा होते ही इनको प्रिविलेज मिल गया, टैक्स ना दे। ठीक है, नो टैक्सेस, फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम पेजेंट्स। पेजेंट से क्या लो? फ्यूडल ड्यूज, टैक्सेस लो। और अगर वो तुम्हारे लैंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या तुमने अगर उन्हें लैंड दी है रेंट पे, तो उनसे रेंट वसूल करो। ठीक है, अगर तुम जमींदार हो, तुमने अपनी लैंड दी है, तो तुम उसमें क्या लोगे? रेंट लोगे। ठीक है, टैक्स लोगे, कितने लोगे? और वही उसी में से कुछ पोर्शन टैक्स किसको देना पड़ता है? राजा को। जैसे सपोज करो ये जमींदार, ठीक है, ये जमीन, ठीक है, और ये क्या करे, इसने अपनी लैंड जो है वो इसको दे दी है रेंट पे। ठीक है, अभी वहां पे खेती कर, ठीक है, अब इसने इसको रेंट दिया और उसका कुछ पार्ट वो किसको देगा? किंग। ठीक है, लुई 16। और अगर सोचो इसके पास अगर रेंट देने को पैसा नहीं है, तो इससे क्या करवाए? साइन, व्हाट इज मीन बेटा? अर्नब। अगर अर्नब ने साई को रेंट नहीं दिया, तो साई अर्नब के साथ क्या करेगा? साइन करवाए। हाँ, साइन वाइन कुछ नहीं कराएगा, पैसों का मैटर है, सीधा सीधा बताओ, इतना घुमा फिरा कर। टॉर्चर, कैसे टॉर्चर करेगा बताओ? जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो साइन तो करवाएगा। उसके पास पैसे नहीं है, ज्यादा टैक्सेस देगा नहीं, अरे पैसे के टैक्सेस कहाँ मिलेगा उसको? कहेगा जिंदगी भर मेरे काम में काम कर। क्या कर? जिंदगी भर मेरे काम में काम कर। तू तो करेगा ही करेगा, साथ में तेरी आने वाली पीढ़ी भी इस काम में काम कर। ठीक है, उसको हम क्या कहते थे हिंदी में? बंधवा मजदूर, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं सर्फ। सर्फ नहीं, कुछ बच्चे सर्फ लिखते थे, कुछ बच्चे सर्फ लिखते थे। साई बेटा ये वाला सर्फ नहीं, सर्फ एक्सेल वाला नहीं, ये वाला सर्फ लिखोगे तुम्हारे मार्क्स भी धुल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सर्फ, SERF, सर्फ। ठीक है, तो समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर साई ने उसको रेंट में दिया है और अगर वो रेंट नहीं दे पाया, तो साई क्या करेगा उसके साथ? अर्नब क्या करेगा उसकी फील्ड पे? एज अ सर्फ वहां पे काम करेगा। और अगर ये काम करते करते, तो इसके आने वाले अगर फ्यूचर जनरेशन हुई ना, तो क्या करेगा? उसी से काम करेगा, उसकी वाइफ होगी, फैमिली मेंबर्स होंगे, कोई तो होगा। मर गया तो मर गया, वो लैंड सारे मर गए, वही अलग कैसे लैंड? उसकी लैंड तो अल्टीमेटली उसी की है ना, तो वो जाएगा नए नए लेबर को ले आएगा। पर उसका तो लॉस हो गया ना, उसको तो टैक्स ही नहीं मिला। लेकिन उसने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी जिंदगी उससे काम नहीं कराएगा, और कितना मार डालो तुम उसको, हाँ, फिर उसका तो फायदा ही नहीं, पूरी लाइफ उसने बेचारे को तो उसका फिजिक पे कैसा होगा काम करके जो बेचारा। जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, चलो इसके बाद देखो आगे मूव करते, ठीक है, समझ में आ गया? फ्यूडल में तो बेटा अभी तो बताया टैक्सेस, बेटा रेंट। अब आ जाओ, द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द थर्ड एस्टेट वाज वेरी हेवी। क्या वो लोग बहुत अमीर थे? फिर भी राजा उनसे क्या कर रहा था? टैक्स ले रहा था। तो इसका मतलब उनकी जेब क्या होती जा रही थी बेटा जी? ढीली होती जा रही थी, खाली होती जा रही थी। अब देखो डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स होता है टेल, इसको हम क्या कहते हैं? टाइल। टाइल, टाइल भी बोल सकते हैं, टेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? टाइल। ठीक है, तो थर्ड एस्टेट वालों के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता था टेल, वो गवर्नमेंट लगाती थी डायरेक्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स लगता था बाय द चर्च। इनडायरेक्ट टैक्स लगता था बाय द चर्च, इसको क्या बोलते थे? तिथीस। क्या बोलते थे? तिथीस, तिथीस। ठीक है, तो बेचारे दांत दिखाना भूल गए थे, इतना टैक्स लगता था उनके ऊपर, इसीलिए इसका नाम क्या है? तिथीस, और इसका नाम क्या है? ठीक है, चलिए, और एक और इनडायरेक्ट टैक्स है, आगे देखिए।
ये इनडायरेक्ट टैक्स लगता था बेटा नमक पर, टबैको पर, जो रोजमर्रा की चीजें होती थी, जो डेली बेसिस आइटम, जो डेली बेसिस की कमोडिटीज होती थी, उस पे भी टैक्स लगता था। सही बात है, सोचो, नमक पे टैक्स, टबैको पे टैक्स। नहीं, महात्मा गांधी को वहीं से आइडिया मिला होगा ना, समहाउ ही गॉट द आइडिया, है ना। चलो तो बेटा सब हो गया टैक्स क्लियर। फर्स्ट चर्च से कैसे, अच्छा चर्च इनसे चार्ज करता था टैक्स। अगर आपको मंदिर आना है, मतलब अगर आपको चर्च जाना है, तो यू नीड टू पे टैक्स। अच्छा, एंट्रेंस के, हाँ एंट्रेंस के लिए। अब जैसे आप मंदिर जा रहे हो, बाहर पंडित जी खड़े हो, बोलो पैसे निकालो, या मस्जिद जा रहे हो, ठीक है, या आप चर्च जा रहे हो और बोल रहे पैसे निकालो, क्या सही बात है? क्या आपको अपने गॉड से मिलने के लिए भी या गॉड से प्रे करने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा? इज इट राइट? नो। सो दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन। देख रहे हो थर्ड एस्टेट की क्या वाट लगी हुई? कैन यू फील दैट? ठीक है, करो, फील करो, मुझे तो बहुत बुरा लगा। ठीक है, चलो डन। टैक्सेस समझ में आ गए। डायरेक्ट टैक्स का नाम क्या है? इनडायरेक्ट है, उसमें इनडायरेक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या है? पक्का? बाय द गवर्नमेंट नाम। चर्च क्या टैक्स पे टैक्स चार्ज करता था? yes. उसका नाम क्या था? ठीक है, टाइट्स भी बोल सकते, दैट्स फाइन, टाइट्स। ठीक है, चलो हो गया, काम खत्म हो गया, टैक्सेस के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, अब मैंने सिर्फ इतना बताया कि थर्ड एस्टेट के ऊपर क्या क्या एट्रोसिटीज हो रही थी, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। एट्रोसिटीज, डिस्क्रिमिनेशन, सप्रेशन, ऑपरेशन, एज इट द सेम। ओके, चलो समझ में आ रहा है, ये सब हुआ था। ठीक है, उनके ऊपर चढ़ के बैठे हुए। चलिए, सबसिस्टेंस प्राइसेस अभी छोड़ दीजिए, सबसिस्टेंस प्राइसेस के बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। मैं एक बस छोटा सा आप लोगों को चार्ट, देखो बेटा, जितना इजी मैं कर सकती थी मैंने उतना इजी किया आप लोगों के लिए। मैंने जो लेंथी चीजें आपके लिए वो वन वर्ड में कन्वर्ट कर, ठीक है, लेकिन उन वन वर्ड को भी अगर आप रिवाइज करके नहीं आएंगे तो दैट इज नॉट माय फॉल्ट, ध्यान रखिए। ठीक है, और जब टेस्ट होंगे तो आपके मार्क्स अगर नहीं आए तो मैं आपको क्लास में अलाउ नहीं करूंगी। आप 1 आवर 2 आवर क्लास के बाद रुक कर जाए, और अगर आप होमवर्क नहीं करके आएंगे तो भी आप रुक कर जाए। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी सीरियस, बिकॉज इफ यू वांट टू स्टडी डू इट प्रॉपरली, अदरवाइज डोंट डू। पास कर दो वैसे भी। If it's about only 33 marks or it's about 27 marks, so you are going to get that anyhow. ठीक है, but if you want to do something good, then you need to put effort. Okay? चल आगे मूव करते हैं। ये सब समझ में आ गई मेरी कहानियां। ओल्ड रिजीम क्या होता है? मोनार्की का नाम? डायनेस्टी। डिस्क्रिमिनेशन समझ आए जो थर्ड एस्टेट के ऊपर होते थे? 100%। अब इतनी सारी एट्रोसिटीज को देखते हुए, इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए थर्ड एस्टेट क्या करेगा? परफेक्ट, ठीक है, अब क्लिक करेगा तुम्हारे दिमाग में कि अब ये लोग क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी रिवोल्ट करेंगे। इनके डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये लोग क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए। Okay, those who were facing oppression, the common people raised ठीक है, इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? They started revolt। ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं। और रिवोल्ट के नाम पे उन्होंने सबसे पहले क्या किया बेटा? सबसे पहले क्या किया? नहीं, देखो कहानी समझो। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले, अब मैं तुम्हें इसका ये जो पिक्चर दिख रही है ये तो बहुत लेटर ऑन पार्ट है। फ्रांस के लोगों में 90% पॉपुलेशन ने जाके ना ये बेस्टाइल का प्रिजन ही उड़ा दिया था, पूरा डिसमेंटल कर दिया था, इसको पूरा उड़ा दिया था, बॉम्ब लगा के ऐसे उड़ा दिया। ठीक है, इतना भयंकर उन्होंने रिवोल्ट किया था। पर ये रिवोल्ट उन्होंने क्यों किया होगा, ये पॉइंट, और कैसे किया होगा? इनमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? जो लोग इतनी सदियों से दबे हुए हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन को सह रहे और राजा को कह रहे हैं हाँ राजा हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करो, हम तो बने ही इस चीज के। ठीक है, तो इनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई होगी? बना लिया होगा उन्होंने। ठीक है, देखो ये नहीं कि कोई अच्छा सा क्वेश्चन पूछे, मॉम कहां से आती है? हमसे जेल में खड़ा बेटा, कहानी आ जाओ, वापस आ जाओ यहाँ पे, मैं कहानी बोलूं। ठीक है, ये आदमी कौन है? चेहरा याद हो गया? ब्लू आईज, हिप्नोटाइज। ठीक है, इज लुई 16।
चलिए इसके बारे में पढ़िए फटाफट। फ्रांस वाज रूल्ड बाय अ मोनार्क, यू नो दैट। In 1774, Louis XVI of Bourbon dynasty ascended the throne. इसलिए कब राजगद्दी पर बैठा था? कभी तो बैठा ही होगा ना 16। तो ये कब राजगद्दी पे बैठा था साईं? वेरी गुड। पीपल हैड, लोगों के पास क्या नहीं था? और क्या नहीं था? ये बैठा है मजे से थ्रोन पे बैठ गया जाके, तो क्या लोग मना कर सकते हैं? वेरी गुड। So they had no freedom and they had no right. Very good, very good. He believed in divine power. राजा है तो वो तो कहेगा he is the king, he is the ultimate king and he want all the powers. ठीक है, he was an absolute monarch, जो क्या चाहता था? सारी पावर्स किसके पास हो? मेरे पास हो। क्या आप चाहेंगे ऐसा? 100% चाहे। अगर आप मोनार्क बन गए तो आप भी ऐसा ही चाहेंगे। ठीक है, चलिए आगे। he had absolute मतलब अनकंट्रोलेबल पावर्स। इसको फांसी लगा, इसको इससे पैसे निकलवाओ, टैक्स लगाना है, लगाओ। ठीक है, so he had absolute powers. Got it guys? And then the king led an extravagant life. ठीक है, अगर तुम ब्रेड खा रहे हो तो वो चीज पिज्जा खा रहा है। ठीक है, अगर तुम लोफ ऑफ ब्रेड कमाने के लिए तुम्हारी जान निकल रही है तो वो केक खा लोगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है बेटा? इसका मतलब है वो बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जी रहा है। वो ऐसी लाइफ जी रहा है जिसमें बहुत पैसे की जरूरत है, बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहा है। क्या जी रहा है? एक्स्ट्रा लग्जरी, बहुत पानी की तरह पैसा बहा। ठीक है, समझ में बात? जब लोगों के पास एक ब्रेड का टुकड़ा नहीं था खाने को, तब ये आदमी क्या खा रहा था? तो ये अच्छा राजा था। और अपने इसी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ को मेंटेन करने के लिए इसको पैसा चाहिए, और वो पैसा कहाँ से आएगा साईं? कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा बेटा? क्या देगा थर्ड एस्टेट? कितनी बात समझ गए हो तुम? तुम्हें ये चैप्टर तुम पढ़ के तो नहीं है पहले से? अभी पढ़ रहे हो? वेरी ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये क्या कर रहे हैं? लोगों से टैक्सेस ले। चलिए, और इतना ही नहीं है, आगे देखिए क्या कर। Louis XVI had the 13 American colonies to gain independence from common enemy Britain. इनका एक कॉमन दुश्मन है। राजाओं का दुश्मन होता है ना, दोस्त भी होता है। ये कौन किसका दुश्मन है? अमेरिका और फ्रांस किसके दुश्मन है? ब्रिटेन। यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो राजा है और जो हमारे फ्रांस के जो राजा है किंग लुई 16, ये दोनों किसके दुश्मन? ये इनका एक कॉमन एनिमी है, ब्रिटेन। इनका कॉमन एनिमी कौन है? ब्रिटेन। कॉमन एनिमी कौन है? ब्रिटेन। एनिमी मतलब क्या होता है? ठीक है, चलिए, तो इनका कॉमन एनिमी कौन है? ब्रिटेन। तो हमारे किंग लुई 16 ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, पैसा निकाला और किसको दे दिया? अमेरिकन कॉलोनीज को, ब्रिटेन से छुड़वाने के लिए। ब्रिटेन ने उनके ऊपर ऑक्यूपाई कर लिया था, ब्रिटेन के राजा। तो उसको छुड़वाने के लिए हमारे जो लुई 16 थे एकदम दानवीर बन के पहुंच गए और उनको फटाफट से पैसे दे दिए और बोला कि 13 कॉलोनीज को आजाद करा दो। हो गया जी आजाद। तो फिर क्या हुआ? अच्छा, ये जो जेब से पैसा निकाला लुई 16 ने, वो कहाँ से आया? टैक्सेस। कौन दे रहा है टैक्सेस? 16 में अमेरिकन कॉलोनीज को बचाया था ब्रिटेन से। हाँ बेटा, ठीक है, बचाया था, देखो ना, हेल्प। ठीक है, लुई 16 helped the 13 American colonies to gain independence from common enemy Britain. ठीक है बच्चे, तो ब्रिटेन इनका कॉमन एनिमी। ठीक है, जैसे तुम दोनों दोस्तों को तुम्हारी कॉमन एनिमी। ठीक है, ये नहीं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा, ये पैसा कहाँ से आया? कौन दे रहा है? और राजा को और किससे पैसा चाहिए था? एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। तो पैसा किससे आ रहा है? किसकी कमर टूट रही है? किसके ऊपर सप्रेशन हो रहा है? और मस्ती कौन कर रहे हैं उनके पैसों पे? है? ठीक है, The war added more than a billion livres. Livres है ये, livers नहीं है। ठीक है, livres क्या है? कुछ नहीं है यार,
फ्रांस की क्या है? सोचो क्या है, जैसे यहाँ पे इंडियन रुपी क्या है? Currency. करेंसी। वेरी गुड, ठीक है। तुम लोग ऐसे बस जब तक इतने सारे एग्जांपल ना तो तुम्हें समझ नहीं आता। चलो करेंसी उस टाइम की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री नो लिवरीज। इसको क्या बोलेंगे? लिवरीज, ठीक है। तो कितना पैसा खर्च हो गया? 1 बिलियन, मोर देन अ बिलियन, ठीक है। अरबों रुपए का, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हो गया किसमें? इसको बचाने, ठीक है। समझ में आ गया? करेंसी का नाम क्या था? राजा का नाम क्या था? उसने थ्रोन थ्रोन पे कब बैठा था वो? 74. ओके, और उसको पैसा क्यों चाहिए था? वेरी गुड। और किसके लिए पैसे चाहिए था? कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। कितना पैसा खर्च हुआ बेटा, बताओ जल्दी से? अ बिलियन। करेंसी का नाम बताओ? लिवरी। वेरी गुड, ठीक है। To meet its regular expenses and interest payment, the state was forced to raise taxes. तो लोगों के ऊपर क्या बढ़ाया गया? और टैक्स, क्योंकि राजा की जेब से पैसे निकल रहे हैं ना सारे, तो कह रहा और पैसे बढ़ाओ, और पैसे बढ़ाओ, और टैक्सेस बढ़ाओ, और टैक्सेस बढ़ाओ, और टैक्सेस बढ़ाओ। तो इन टैक्सेस की वजह से उसकी इनकम बढ़ेगी, तब जाके तो कुछ कर पाएगा। सो यहाँ पे अब इसकी और कमर टूटने वाली, ऑलरेडी टूटी हुई है कमर। नाउ more discrimination, more suppression and more financial burden. अब और ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन किस पे आने वाला? तो थर्ड स्टेट आर्मी में भी सर्व कर रही है, टैक्सेस भी दे रही है, ठीक है। ऑलरेडी दे रही थी अभी तक, एज अ लेबर भी आपको सर्व कर रही है, सर्व्स भी बने हुए वो लोग। अब और टैक्स बढ़ा रहे हैं उस पे, सही बात है? नो मैम, जोर से बोलो। नो मैम, वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ रहा है पूरा चैप्टर अच्छे से? चलिए आगे मूव करते हैं। बस उसके बाद देखो, राजा बहुत चालाक है, कहता है कि ना एक काम करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना है, सपोज करो ये चैप्टर खत्म होते ही आपका टेस्ट होगा, ठीक है। चैप्टर खत्म तो क्या होगा, चैप्टर तो चलेगा अभी, पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप सबने रजिस्ट्रेशन करा ले बेटा, प्लीज जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लो, ताकि हम लोग आपको ग्रुप पे ऐड कर सके और मैं आपको ये सब पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भेज सकूं डेली बेसिस पे, सो दैट आप उतना ही लर्न करके आओ और हम आपके एग्जाम से पहले, आपके स्कूल टेस्ट से पहले, आपके यूटी से पहले आपको इतना अच्छे से सब प्रिपेयर करा दे, फिर आपको कोई टेंशन। लेकिन अभी न्यू नहीं बना है, आई एम नॉट देयर इन द ग्रुप आई गेस, ठीक है, बिकॉज न्यू ग्रुप्स आर नॉट देयर। साइंस मैथ्स का बना हुआ है ना, हाँ। एसएसटी का इज नॉट देयर, सो प्लीज डू इट एज कॉमन। नहीं बनेगा बेटा अभी कॉमन है, लेकिन मेरा अलग बनेगा, ठीक है। पहले भी अलग था, अभी भी अलग होगा, सो अलग ग्रुप्स बनेंगे। सो प्लीज आप रजिस्ट्रेशन करवा लो अगर आपको एडमिशन लेना है तो, सो दैट हम लोग आगे इसको प्रॉपरली आगे मूव कर सके। सबने 4 कॉपीज बनाई है? वेरी गुड। सबने एक फाइल मेंटेन किया है? वेरी गुड। उसमें आपको अभी मिलेगा सीआरएस वगैरह मिलेगा, देन यू हैव टू कीप इट ऑन दैट, इन दैट। हाँ, क्लास रिवीजन शीट जो मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही नहीं, उसका मैं टेस्ट लूंगी। अभी मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं तुमको बोलने नहीं देती, और मैं ना तुमको लिखने देती हूँ, फिर ना मैं बोलूंगी ना मैं लिखूंगी, तो सारी कौन बोलेगा, कौन लिखेगा? ठीक है, चल तो पूरा मौका मिलेगा, चिंता मत करना। आई एम अ वेरी फेयर टीचर, मैं कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, बिकॉज आई बिलीव इन जस्टिस एंड आई बिलीव इन इक्वालिटी, सो दैट इज व्हाई आई विल गिव यू द प्रॉपर चांस टू राइट एंड टू स्पीक इन दिस, ठीक है। विल डू सम एक्टिविटीज फॉर श्योर। चलो अभी फिलहाल तो समझ अगर थर्ड स्टेट वाले लोगों के पास पैसे नहीं है और ये बोलते कि आप पूरी लाइफ लेबर का काम करोगे, तो फिर सारे लेबर के काम नहीं करने लग जाएंगे। नहीं, क्योंकि सब लोग थोड़ी ना लेबर है उसमें, कुछ लोग कारपेंटर्स हैं, कुछ लोग ऑफिसर्स हैं, पूरी लाइफ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ना। कहाँ टेक्निकलिटीज में कहाँ चले गए आयशा, कहाँ टेक्निकलिटीज में चले गए। अगर कोई लेबर है, लैंडलेस लेबर है, उसके पास लैंड नहीं है, उसके पास लैंड खरीदने का पैसा नहीं है, तो वो एक एरिस्टोक्रेट के घर पे जाएगा, ठीक है, जिसके पास लैंड है, तो वो वहाँ पे काम करे, ठीक है। अगर वो उससे रेंट पे लेता है तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा, और वो रेंट नहीं दे पाता तो वो उसको क्या करेगा, उसको पूरी लाइफ वहाँ पे काम करवाएगा, तो पूरा थर्ड स्टेट थोड़ी ना काम करेगा उसका वहाँ। इट्स अ डायरेक्ट डीलिंग ना। अगर आप नहीं पढ़ते तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन इन सबके मार्क्स नहीं आएंगे ऐसा थोड़ी है। दैट
ठीक है, so you are there as a landless laborer, so only you have to feel that burden, you have to take that burden. सब तो पूरा थर्ड एस्टेट थोड़ी ना बर्डन लेगा आपके नाम। हम वो सिर्फ लेबर्स ही कर सकते थे। लेबर्स ही कर सकते थे, मतलब मतलब पूरी लाइफ सिर्फ उनको ही वो खुशी से नहीं करते थे बेटा, वो पैसा नहीं पे कर पाते थे, इसलिए उनको बेचारों को ही करना पड़ा। वो मजबूरी थी उनकी, पर सिर्फ वो लेबर्स को ही करना था। हाँ तो जिन्होंने लैंड लिया है उन्होंने लैंड लिया है बेटा, ठीक है। चल एनीवेज, अब देखो बेटा, आप यहाँ पे मूव करो। अब ना टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग क्या हुई, बस कहानी है, सुन लो, छोटी सी कहानी है, ठीक है। टैक्स बढ़ाने के लिए क्या हुई है, मीटिंग, ठीक है, एकदम स्ट्रेट बैठो। हाँ ठीक है, क्या हुई है, उस मीटिंग में ना सबको इनवाइट किया गया, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड, सब आए थे। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लिए चेयर्स लगाई और थर्ड एस्टेट को पीछे खड़ा किया। पहली इंसल्ट, ठीक है, पहली इंसल्ट, भयंकर इंसल्ट। उसके बाद बोला गया क्लर्जीज का एक वोट, नोबिलिटी का एक वोट, और नहीं इनका जीरो। क्लर्जी एस्टेट का एक वोट लेंगे, नोबिलिटी एस्टेट का एक वोट लेंगे, और थर्ड एस्टेट का भी एक वोट लेंगे। तो तुम कहोगे वाह मैम, राजा तो बहुत अच्छा हो गया, सबका एक एक वोट ले रहा है ना। नहीं, समझो इस बात को। लोग कहते हैं कि हमको पूरे एस्टेट को एक वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए। क्या राइट होना चाहिए, सबको इंडिविजुअल राइट होने चाहिए, सबको इंडिविजुअल राइट टू वोट होना चाहिए। पॉपुलेशन किसकी ज्यादा थी, थर्ड एस्टेट की, और अगर ये लोग वोट करते तो कौन जीतते। लेकिन राजा देखो बहुत चालाक है, राजा कह रहा है कि क्या करना है, इसका एक एस्टेट का वोट ले लेते, इसका एक एस्टेट, तो राजा के पास ऑलरेडी कितने वोट आ गए, तो चाहे ये वोट दे चाहे ना दे कोई फर्क पड़ता है, तो राजा तो जीत गया। लेकिन थर्ड एस्टेट वाले कहते हैं कि ऐसा मत करो, दो एस्टेट का एक एक वोट मत लो, हमको इंडिविजुअली वोट करने दो, क्योंकि हम उनको पता था उनकी क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो लोग जीत जाए, पर राजा नहीं चाहता था कि वो लोग जीते। हो गया काम तमाम। अच्छा, टैक्स किसको पे करना है, क्या उनका ओपिनियन लिया जा रहा है, गलत बात है कि सही बात है, हो गया बस गलत बात। Louis XVI called an assembly to the of the Estate General to pass proposal for the new taxes. ठीक है, the first and the second estate sent 300 representatives, each of whom were seated in rows, while 600 member of third estate had stand at the back. 300 रिप्रेजेंटेटिव थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के, जो मस्त बैठे हुए थे, और 600 मेंबर थे थर्ड एस्टेट के, जो क्या थे, शुक्र है हाथ ऊपर निकल आए, ठीक है। चल हाँ बेटा, कुछ भी समझ नहीं आया, ये वाला पॉइंट समझती है, ये वाला, और मैं एक बार फर्स्ट वाला बता। अच्छा, कि वोट कैसे, क्लर्जी एक पूरी कम्युनिटी है, एक पूरा एस्टेट है, इसका एक वोट दिया जाए, ठीक है। नोबिलिटी एक पूरा एस्टेट है, इसका भी एक वोट दिया जाए, और थर्ड एस्टेट है, इसका भी पूरा एक वोट लिया जाए, ठीक है बेटा। पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, थर्ड एस्टेट की। तो राजा ने क्या किया, राजा ने इंडिविजुअली वोट नहीं दिए, राजा ने क्या किया, पूरे एस्टेट का वोट काउंट किया। वो ये नहीं कह रहा, अच्छा मैं यहाँ पे कह दूं मुझे पता है गर्ल्स ज्यादा, ठीक है, मुझे पता है गर्ल्स ज्यादा, तो मैं उनको वोट ले ही नहीं रही, मैं क्या कर रही हूँ, पूरे एस्टेट का वोट, मैं कह रही पूरी 9th क्लास वोट दी, क्योंकि मुझे पता है कि गर्ल्स ज्यादा है, वो मुझे वोट नहीं देंगी, ठीक है। चलो इतना कंफ्यूज नहीं करती, सिंपल से लैंग्वेज में समझाती हूँ। क्लर्जीज का एक वोट ले रहे हैं, नोबिलिटी का एक वोट ले रहे हैं, पूरे एस्टेट का वोट ले रहे हैं, इंडिविजुअल राइट वोट का। तो इंडिविजुअल राइट नहीं है, तो राजा के पास कितने वोट हो गए बेटा, 2 वोट हो गए, एक वोट हो गया। अब नोबिलिटी किसको वोट देगी, रॉयल फैमिली, राजा को। क्लर्जी किसको वोट देंगे, खत्म काम, ठीक है, बस हो गया काम खत्म, भगा दिया। अब समझ में आ गया बेटा, अब कोई डाउट नहीं है, पक्का अब सबको समझ में आ गया। चलो मूव कर, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा रहना पड़ा, कितनों को बैठ, कौन बैठे थे, ये वाला बेटा, किंग लुइस 16 असेंबली, यार उसने असेंबली बुलाई टैक्सेस को डिस्कस करने के लिए, स्टेट जनरल की मीटिंग बताई। स्टेट्स क्या थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेट, उनके जो जनरल थे, लीडर थे, सबको बुलाए।
The third estate was represented by more prosperous and educated members. Their grievances were listed in some 4,000 letters. थर्ड एस्टेट में पढ़े लिखे लोग थे, 4,000 लेटर्स लिखे गए राजा को ग्रीवेंसेस के ऊपर। अब बोलोगे ग्रीवेंसेस क्या होते हैं? शिकायतें। कितनी शिकायतें थी लोगों को, राजा ने सुनी होंगी? पढ़ा? सॉरी 40,000 लेटर्स, ठीक है, सॉरी 40,000 लेटर्स। इतनी ग्रीवेंस, इतनी शिकायत से, पर राजा ने सुना नहीं। Louis XVI was determined to continue the old practice of voting. वो क्या करना चाहता था? ओल्ड प्रैक्टिस ही करना चाहता था, है ना? वन एस्टेट वन वोट, उसका क्या मानना था? एक एस्टेट एक वोट है। बट द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड वन पर्सन वन, ये डिफरेंस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चल, हो गया काम खत्म। तो कौन जीता होगा? नहीं, इस बार नहीं जीतने दिया। इस बार जो थर्ड एस्टेट के जनरल थे वो वॉकआउट कर, उन्होंने कहा बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब अगर तुमने 1% वन वोट नहीं किया तो मैं इस एस्टेट जनरल की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और मैं यहाँ से निकल। ठीक है? When the king rejected the proposal, members of the third estate walked out. वो कहाँ चले गए? बाहर निकल गए। उन्होंने कहा बहुत हो गया, अब हम इससे ज्यादा नहीं सह सकते। सारे चले। जब जनरल गया तो सब चला गया। तुम्हारा लीडर चला जाएगा तो तुम भी जाओगे कि नहीं जाओगे? तो ये था जो मैंने कहा था ना, बहुत भयानक बेइज्जती हुई थी इन लोगों की। पहली बेइज्जती क्या थी? कितने मेंबर्स को? रिप्रेजेंटेड वर स्टैंडिंग। ठीक है, और कितने लेटर्स लिखे गए? ग्रीवेंसेस। ठीक है, और लोगों की डिमांड क्या थी? 1% वन वोट। और राजा क्या चाहता था? वन एस्टेट वन वोट। क्या राजा ने उनकी डिमांड को पूरा किया बच्चों? बच्चे ने पूरा किया? हर्षित नहीं किया। तो उसके बाद राजा ने क्या किया? फिर पूरा नहीं किया तो फिर लोगों ने क्या किया? वॉकआउट कर। किसने वॉकआउट किया सबसे पहले? एस्टेट जनरल। कौन से एस्टेट के जनरल ने? थर्ड एस्टेट के जनरल ने क्या कर दिया? वॉकआउट कर दिया। और इसके साथ साथ सारे थर्ड एस्टेट के लोग, और वो कहाँ पहुंचे? कहीं तो पहुंचे होंगे, नेक्स्ट क्लास में पहुंचाएंगे उनको कहीं ना कहीं। ठीक है, कहाँ पहुंचे होंगे? उन्होंने कहा कि हम अपना ग्रुप बनाएंगे, लेट्स मेक आवर ओन ग्रुप। ठीक है, और उन्होंने अपना ग्रुप बना के प्रोटेस्ट किया। और राजा की ऐसी हालत खराब कर दी ना कि मैं क्या बताऊं। मैं तुमको एक बहुत ही शॉर्ट में पूरा चैप्टर करवा दूं, पूरे शॉर्ट में। देखो, मैं बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि कैसे करना। ठीक है, देखो, सबसे पहले इवेंट्स तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आएंगे, तो तुम्हें मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर्स मैं साथ के साथ दूंगी नेक्स्ट क्लास से, और तुम लोगों को मैं ऐसी ट्रक्स में थोड़ा सा बता दूँ। ठीक है, सबसे पहले वहां पे क्या थी? फिर लोगों ने वॉकआउट कर लिया। अब राजा पे ऐसा प्रेशर बनाएंगे ना कि राजा को ना चाहते हुए भी क्या देना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो तुम सेकंड फेज में पढ़ोगे ना, ये फेज तुम पढ़ चुके। अब इससे ज्यादा इस फेज में और कुछ नहीं, तुमने सब समझ लिया कि उनके साथ क्या होता था, क्या नहीं होता था, तुमने सब कुछ समझ। ये फेज हम खत्म कर चुके। अब हम इस फेज की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इस फेज में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा उनको, संविधान मिलेगा पहली बार उनको, राइट टू वोट मिलेगा उनको, ठीक है, फ्रीडम मिलेगा, लिबर्टी मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम, ये तीन चीजें इनको मिलेंगी फाइनली। लेकिन मोनार्की भी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लोग तंग आके मोनार्की को खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? राजा को मरवा देंगे, राजा और रानी दोनों को फांसी लगवा देंगे, और मर गया राजा, मर गई रानी, हो गई खत्म कहानी। उसके बाद यहाँ पे एक और रूलर आएगा, वो होगा मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। ठीक है, अभी बताएंगे सब। आज इतने पैसों में इतना ही मिलता है। ठीक है, चलो रॉबिस्पियर। फिर रॉबिस्पियर भी, वो भी बनवा देंगे लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन भी और मोनार्की भी। तो चिंता मत कर, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है। फिर राजा मर गया,
मर गया राजा, मर गई रानी, हो गई कहानी, हो गई खत्म कहानी। तो उसके बाद फिर कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को कौन चलाएगा? चलाएंगे हमारे रॉबेस्पियर साहब। और रॉबेस्पियर साहब कुछ ऐसा चलाएंगे कि लोग इनको मरवा देंगे, ठीक है। और इनके मरने के बाद वहां आ जाएगी डायरेक्टरी, ठीक है। और फिर डायरेक्टरी भी देश को संभाल नहीं पाएंगे, डायरेक्टरी भी कॉन्स्टिट्यूशन को संभाल नहीं पाएंगे। तो डायरेक्टली मतलब क्यों बताऊं? ठीक है, अभी नहीं बचती, ठीक है। तो डायरेक्टरी भी खत्म हो जाएगी, फिर किसी से देश नहीं संभलेगा, ये देश, ये फ्रांस किसी से नहीं संभाले संभले। तो वहां एक पर्सन है जिसका नाम होगा डिक्टेटर। अबे चल, हिटलर थोड़ी आएगा फ्रांस में, फ्रांस में हिटलर आ गया। जर्मनी में था हिटलर, फ्रांस की कहानी पर, फ्रांस, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रांस। फ्रांस में कौन आ जाएगा? नेपोलियन। बहुत सारे लोग नेपाली लिख देते हैं, मैं बहुत मारूंगी अगर मैंने नेपोलियन के नाम पे गड़बड़ देखी तो। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट वो कंट्री को रूल करेगा, ठीक है। ऐसे हंस रहे जैसे, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये है हमारी कहानी, इस पेज में हम पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्की। अगर बस एक ही सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर क्या हो जाएगा? राजा बन नहीं जाएगा, लोग उसको, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा कंट्री में? रॉबेस्पियर। वो कितना अच्छा रूल करेगा कि लोग उसको भी, उसके बाद कंट्री में क्या आ जाएगा? हमें डायरेक्टरी, बेटा डायरेक्टरी। क्या डायरेक्टरी कंट्री को संभाल पाएगी? नो। तो फिर कौन आ जाएगा? उसका नाम क्या था? नेपोलियन। तो ये पूरा बोनापेयर नहीं है बेटा, नेपोलियन बोनापार्ट बेटा, इसकी तो पूरी कहानी है। और जब आप अगले साल 10th क्लास में जाएंगे, आपका पहला चैप्टर यहाँ से आएगा, द नेशनलिज्म इन यूरोप। और अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको नहीं पता तो आपको बोनापार्ट के बारे में नहीं पता होगा, और अगर आपको बोनापार्ट के बारे में नहीं पता होगा तो फिर भूल जाइए अगले साल के पहले चैप्टर, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर, ठीक है। मैंने कहा ना, क्या कहा मैंने, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पेशेंस। नेक्स्ट क्लास में हम इसको रिवाइज करेंगे, टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके आइएगा। थैंक यू सो मच, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, थैंक यू सो मच।